किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे चना फसल की देखभाल पर। साथ में एक चर्चा और करेंगे कि पशुओं के लिए साफ पानी का महत्व, और साथ में जानकारी लेंगे कि प्राकृतिक खेती करते हुए देसी गोमूत्र और लहसुन पानी द्वारा कीटों पर हम किस तरह नियंत्रण पा सके हैं, और साथ में करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें एक चर्चा तय, और चर्चा है चना फसल की देखभाल पे। किसान भाइयों, हम जाना है कि जो चना है वो एक मुख्य दलहनी फसल है, और हमारे खाने में जो प्रोटीन की ज़रूरत है उसने पूरा करने में भी जो चने का बहुत महत्व है, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया साधन है चना। और अपने हरियाणा प्रदेश के तो खासकर जो पश्चिमी इलाके हैं उनमें तो चने का उत्पादन भरपूर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान भाई की जो पैदावार है उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाए हर बार। और उसका मुख्य कारण है एक तो बारानी क्षेत्र में बारिश का समय पर ना होना, दूसरा कारण है कि जो ट्यूबवेल तम सिंचाई कर रहे हैं वो इसका कारण हो जाए, और साथ में जो कीट और बीमारी है उनकी रोकथाम सही तरह से न हो पाने की वजह से भी जो उपज है उस पर फ़र्क पड़ा है। और साथ में जो चने की फसल की शुरुआत से लेकर चने की फसल की कटाई तक उसमें जो अलग अलग तरह की बीमारी हैं, कीट हैं जो उसने नुकसान पहुँचाए हैं, उसकी वजह से भी किसान जो है वो भरपूर पैदावार चने की नहीं ले पाते। तो चने की जो मुख्य बीमारी है और मुख्य जो रोग हैं उनकी बात करें तो इसमें जो मुख्य रोग है एक तो वो है उखेड़ा। उखेड़ा रोग के जो लक्षण हैं वो हैं, जो किसान भाई जब खेत में जावें तो यह बीमारी के कौन सी बीमारी लगी है उसके लक्षण के हैं तो वो देख कर भी पहचान सकते हैं। जिस तरह उखेड़ा रोग जब लग गया है तो मिट्टी जनित ये फफूंदी का रोग है, इसलिए इस बीमारी की बिजाई के जो बीमारी है वो बिजाई के 3 से 6 हफ्ते के बाद दिखाई देनी शुरू हो जाए है, और पत्ती जो है मुरझाकर लुढ़क जाए हैं, पौधे पीले पड़ जाए हैं, और नीचे तो ऊपर की ओर जो है पत्ती सूखनी शुरू हो जाए है, और बाद में जो है पौधा मुरझाकर कमज़ोर होकर मर जाए है। और तने न अगर हम चाकू तक काटते हैं तो उसके अंदर की जो रस वाहिनी है, जो उसकी नली है, वो काली भूरी दिखाई देंगी, और जो रोग ग्रसित पौधे हैं वो आसानी तक उखड़ जाए, यानी कि वो कमज़ोर हो जाए और आसानी तक उखड़ जाए। तो यह जो समस्या जो ज़्यादातर देखी जावे है वो अगेती बिजाई में देखी जावे है। अगर किसान भाई अगेती बिजाई करें तो उखेड़ा रोग की संभावना ज़्यादा हो जाए। उखेड़ा रोग की बीमारी की रोकथाम खातर किसान भाई एक तो फसल चक्कर जरूर अपनावें। खेत में यह बीमारी आने पर जो है कम से कम 3 साल तक उस खेत में चना ना उगावें, और गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करें ताकि जो है मिट्टी में नमी जो है अच्छी बरकरार रहे। और भाई साथ में जो है जो रोग रोधी किस्म है वो लगावें, जिस तरह H208 है, चना नंबर 1 है, गौरव है, चना नंबर 3 है। तो इस तरह की किस्म वो हैं जो रोग रोधी किस्म है। साथ ही भाइयों बिजाई से पहला लगभग 2.5 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज ने उपचारित जरूर कर लें। उखेड़ा जो बीमारी है, जो रोग है, उसके अलावा चने में तना गलन यह समस्या भी बड़ी देखी जावा है। और तना गलन के जो लक्षण हैं इसमें एक तो पत्ती जो है वो बदरंग हुए बिना गिरना शुरू हो जाए। दूसरा, इसमें जो मिट्टी की सतह उस पर सफ़ेद फफूंदी तने के चारों ओर उसका घेरा लगा ला है, और बाद में जो सफ़ेद पिंड से उसमें दिखाई देने शुरू हो जाए।
लेकिन जो रसवाहिनी है उसमें कोई बद्दापन नज़र नहीं आता, और फसल की जो अधिक जो बढ़वार हो है या फिर जो बारिश ज़्यादा हो जाए तो भी इस रोग की संभावना ज़्यादा देखी जावे है। तो तना गलन की जो समस्या है इससे बचाव खातर किसान भाई एक तो बिजाई तक पहला खेत में अच्छी तरह तय खेत ने तैयार करें, समतल कर लें ताकि उसमें पानी ना खड़ा हुआ, और अधिक जो वनस्पतिक बढ़ोतरी हो रही है उसकी रोकथाम खातर बिजाई अगेती ना करें। साथ में जो है बारिश होगी या सिंचाई के बाद जो है निराई गुड़ाई जो है जरूर कर दे रहे हैं ताकि जो है तना गलन की समस्या तय छुटकारा पाया जा सके। और भाइयों चने की जो फसल है उसमें एक और समस्या है जड़ गलन, और जड़ गलन के लक्षण जो है वो है कि एक तो जो रोग है जो मिट्टी जनित रोग है इसके प्रकोप तक पौधे की जो पत्ती है वो पीली पड़ जाए, और इस रोग का प्रकोप अंकुरण अवस्था तक लेकर बढ़ोतरी तक देखा जावा है। साथ ही जो मिट्टी की सतह है उसके आसपास पौधे के तने पर जो है गहरे भूरे धब्बे दिखाई दे हैं, और जो रोगी पौधे हैं उनके तने और उनके पत्ते हल्के पीले रंग के पड़ जाए हैं, और जो मुख्य जड़ है उसके नीचे का जो भाग है वो गड़ जाए है और उसके कारण ज़मीन में ही वो रह जाए है, यानी कि जो जड़ है वह गड़ कर ज़मीन में रह जाए अगर हम पौधे ने जब बाहर खींचे तो ये जड़ गलन रोग के लक्षण। और जो जड़ गलन रोग है इसकी रोकथाम खातर किसान भाई जो हैं कम से कम 3 से 4 साल तक फसल चक्कर जरूर अपनावें, और रोग मुक्त और जो स्वस्थ बीज हैं उन्हें बोएं, और बीजगत जो संक्रमण है उसके बचाव खातर बावास्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का बिजाई तक पहला उपचार जरूर कर लें, और जो रोगग्रस्त पौधे हैं उन्हें उखाड़ कर जला दें। और जो भाइयों सींची क्षेत्र है उसमें HC5 की बिजाई ही करें। इसके अलावा जो चने की फसल है उसमें एक और समस्या है, एक और रोग है इसका अंगमारी, जिसने झुलसा रोग भी कहते हैं, और इसके लक्षण हैं एक तो फफूंदी जनित यो रोग है, और जो 2 अलग अलग तरह की फफूंदी तक फैल है। इनका नाम है एक तो एस्कोकाइटा अंगमारी और दूसरा है अल्टरनेरिया अंगमारी। जरा ज़्यादा बारिश हुआ है या जो तापमान है 18 से 20 सेंटीग्रेड का तापमान रहने की अवस्था में इस रोग का आक्रमण जो है वो ज़्यादा देखा जावा है और संक्रमण तेजी तक बढ़ा है। बात करें इसमें एस्कोकाइटा जो अंगमारी है उसके लक्षण की, तो एक तो हल्के भूरे रंग के धब्बे पत्तियां पर दिखाई देंगे, तने और फलियां पर भी दिखाई देंगे, साथ में जो हरी फली हैं उन पर भी काले धब्बे छोटे छोटे और गोलाकार आकार के आकृति के जो है दिखाई देंगे, और पौधा जो है मुरझा कर सूखना शुरू हो जाए। साथ में भाइयों अल्टरनेरिया जो अंगमारी है इसके भी लक्षण कुछ इस तरह के हैं कि पत्ते पे तो बहुत छोटे छोटे गोल भूरे रंग के धब्बे पड़ जाए हैं, और बीमारी की जब बढ़ोतरी हो है तो उसके साथ ये जो धब्बे हैं वो हल्के पीले रंग के होने शुरू हो जाए, और पौधा जो है सूख कर गिर जाए। जड़ कमज़ोर होने के कारण जो फली हैं वो भी इस रोग में जो है इस रोग का ज़्यादा नुकसान उसमें देखा जावा है। तो अंगमारी जो समस्या है इसकी रोकथाम खातर एक तो रोग रहित और जो स्वस्थ प्रमाणित बीज हैं उनका ही किसान भाई प्रयोग करें, और HC3 किस्म और HC5 किस्म जो है उसने ज़्यादा उगावें, और बिजाई करने से पहले भाइयों बावास्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज ने उपचारित करें, और रोगग्रसित जो पौधे हैं उन्हें इकट्ठा करके जला दें। साथ में भाइयों 2.5 ग्राम जो बावास्टीन है वो प्रति एकड़ के हिसाब से 250 लीटर पानी में घोल कर उसका छिड़काव भी करें, तो भी जो है अंगमारी की जो समस्या है उस पर हम नियंत्रण पा सके हैं। एक और समस्या जो है चने की फसल में देखी जाओ है वो है गिरुई रतुआ, जिसने रस्ट भी बोलते हैं भाइयों। तो रस्ट के जो लक्षण हैं एक तो रोगग्रसित जो पत्ती हैं उनकी निचली सतह पर छोटे छोटे गोल अंडाकार के हल्के भूरे रंग के और उभरे हुए फफोलेदार है बन जाए हैं, और पत्ती जो है वो सूख कर नीचे गिरनी शुरू हो जाए हैं। बाद में धब्बे पत्तियां के डंठल फली और जो तना है उस पर भी दिखाई देनी शुरू हो जाए है। और इस रोग की रोकथाम खातर यानी कि रस्ट की रोकथाम खातर एक तो रोग रोधी किस्म किसान भाई इस्तेमाल करें, जिस तरह HC नंबर 3, HC नंबर 1 गौरव, और जो रोग के लक्षण दिखाई दे हुए तो जो है इसमें दवाई का इस्तेमाल खास करके जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे पूछ कर या आसपास जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ तक पता करके इस बीमारी का हम इलाज कर सके हैं। और एक और समस्या जो है वो विषाणु रोग है। रोगग्रसित पौधे इसमें बोने रह जाए हैं
और साथ में जो संतरी या जो भूरे रंग के हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाए। और यो रोग देसी चने में ज़्यादा देखा जावा है। और तने के अंदर जो है उसने हम काटता है तो उस पर भूसा सा दिखाई देगा। इसकी रोकथाम खातर भाइयों एक तो बिजाई जो है जल्दी ना करें, अगेती बिजाई ना करें और फसल चक्कर साथ में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखें। एक तो हमने प्रमाणित बीज इस्तेमाल करना है, बावस्टीन के घोल में जो है बिजाई तो पहला उसका उपचार करना है, साथ में अगेती बिजाई तो हमने बचना है। तो कुछ एक बातों का ध्यान रखें हम जो है चने की फसल में जो लगने वाली बीमारी है और जो समस्या है उनका हम समाधान कर सकें। भाइयों या तो ली जानकारी चना फसल की देखभाल पे और ईब करवा जानकारी ले मौसम की, और मौसम की जानकारी दे रही है डॉक्टर ममता। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 73 और 31% रही। हवा की रफ्तार 21 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 17 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहने का अनुमान है। 15 दिसंबर को हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसके बाद हवा की गति सामान्य बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों इस दौरान आसमान साफ रहने और हवा में नमी की मात्रा में थोड़ी गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों मौसम खुश्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। भाइयों ये तो ली जानकारी मौसम की, और साथ में जानकारी लेवं कि कल की कृषि कार्यक्रम कल चर्चा करेंगे किसान वाणी कार्यक्रम में एग्री मार्केट ऐप की, और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे माल्ट जौ की बिजाई पे। साथ ही जानकारी लेंगे भाइयों अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा के लिए जो वैश्विक प्राथमिकता है और उसका महत्व क्या है इस बारे में। और भाइयों इब करवाएं मनोरंजन, सुनाइयो लोकगीत। एर भाई से आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान। कैसे करूं मैं बखान आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान। ओ कैसे करूं मैं बखान आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान। गोरे बंदर भारत में न्यूपन व्यापारी आए थे। बोले बाड़े भारतवासी लूट लूट के खाए थे। गेर कहने फूट सारे आपस में लड़ाए थे। गेर कहने फूट सारे आपस में लड़ाए थे। बाही सारे भारत पे छाए थे रे, भारत पे छाए थे। वक्त जुल्मी बेईमान हो कैसे करूं रे बखान आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान। हो कैसे करूं मैं बखान।
महाराणा प्रताप शिवाजी भामा साथे असली दानी दुश्मन के ला लड़ते रहे पराधीनता को न मानी रणभूमि में शहीद हुई लक्ष्मीबाई महारानी रण में शहीद हुई लक्ष्मीबाई महारानी बाही 17 बार लड़ने की ठानी रे 17 बारे लड़ने की ठानी मरे पृथ्वीराज चौहान कैसे करूं रे बखान आजादी के बारे में वीर हुए बलिदान कैसे करूं रे बखान। मंगल पांडे तात्या टोपे नेताजी सुभाष बोस बटुकेश्वर रोशन लाड़ी रहे नहीं कभी खामोश उधम सिंह ने याद करो भाई जिसमें देखण जोगा जोश उधम सिंह ने याद करो भाई जिसमें देखण जोगा जोश ये चंद्रशेखर खुदीराम बोस ने चंद्रशेखर खुदीराम बोस ने या जिंदगी करी कुर्बान कैसे करूं रे बखान आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान हो कैसे करूं रे बखान। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आजादी की चाह में मर के लाल बाल पाल पटेल दुश्मन ते लड़ाई करके नेहरू गांधी शास्त्री जी दुनिया के महान जरगे नेहरू गांधी शास्त्री जी दुनिया के महान जरगे कह रामफल शर्मा ये सारे दरगे रामफल शर्मा ये सारे दरगे हथेली ऊपर जान करूं रे बखान आजादी के बारे में कई वीर हुए बलिदान कैसे करूं रे बखान। ये तो सुना भैया ने लोकगीत और गायक कलाकार भाई थे रामफल शर्मा। और भाइयों अब जिक्र करें पशुओं में साफ जल के महत्व की कि पशुओं में साफ जल का क्या महत्व है। देखो भाइयों पानी जो है वो सिर्फ पशुओं में नहीं बल्कि हर चाहे वो पौधे हैं इंसान हैं सभी ने जो है पानी की ज़रूरत है और पानी जीवन का आधार है और पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और यही कारण है कि भाइयों हमारे जो शास्त्र है उसमें भी जल को जीवन कहा गया है। पानी पशु के शरीर का मुख्य तत्व है और इसका पशु के शरीर में लगभग 50 से 80% तक योगदान रहा है। और औसतन जो एक पशु है वो दिन में कम से कम 3 बार जो है पानी जरूर पीवा है और पानी की कमी होने के कारण जो इसका सीधा प्रभाव पशु के उत्पादन पर पड़ा है। पशुओं में पानी की ज़रूरत है, उसकी उम्र, उसके चारे की मात्रा, किस तरह का वो चारा खाने लग रहा है, इन सब बातों पर निर्भर कर है। साथ ही साथ जो हमारा वातावरण है और तापमान इसका भी प्रभाव पानी पर पड़ा है कि कितना पानी हमने पशुधन तय देना है। खासकर जो हरा चारा खाने वाले पशु हैं उनमें अपेक्षाकृत पानी की जो ज़रूरत है वो कम रवा है। और जो गाय भैंस है उनमें लगभग 60 से 70 लीटर तक पानी की ज़रूरत पड़ा है और जो भेड़ बकरी है उनमें लगभग औसतन 5 से 7 लीटर पानी की ज़रूरत रवा है। और प्यास लगने पर जो पशु है वो बार बार मुंह खोल रहा है, अपने जो नथुने हैं उन ऊपर उठाना शुरू करता है और बार बार जो जीभ है वो निकालना शुरू कर है। तो ये लक्षण दिखाओ है कि भाई जो पशु है उसको पानी की मांग कर रहा है। और पशुओं की जो स्वस्थ और शुद्ध और जो विषैले पदार्थ है उन तभी मुक्ति दिलाने खातर पानी जरूरी है।
साथ में भाइयों एक तो जो अशुद्ध जल है वो पशुओं तो ना पिलावें, क्योंकि अशुद्ध जल जो है शरीर पे, उसके स्वास्थ्य पर जो है सीधा प्रभाव डाला है, जिससे जो है पशु बीमार हो है। तो अगर पशुओं में पानी के महत्व की बात करें तो पानी पशुओं के जो शारीरिक तापमान उसको नियमित करने में मदद करा है। साथ में जो पशु के शरीर की जो गतिविधि है, खासकर जो हानिकारक पदार्थ है वो गोबर के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से जो शरीर तक बाहर निकले हैं, तो सभी जो हानिकारक तत्व हैं उन शरीर तक बाहर निकालने में भी पानी मदद करा है। और भाइयों पानी का अच्छा घोलक भी है, यानी कि शरीर में जिस भी जगह पर पोषक तत्वों की ज़रूरत है वहाँ तक जो पोषक तत्व ले जाने का काम है वो भी पानी का है। और पानी की अगर कमी हो जाए शरीर में, पशु के शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो उसकी वजह से कई तरह की समस्या उत्पन्न हो जाए, खासकर कि भूख ना लगना, पशु का जो है सुस्त और कमज़ोर हो जाना और पेशाब का गाढ़ा हो जाना। साथ ही जो दूध उत्पादन है उसमें भी हम गिरावट देखा है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी पशु की सूख जाए है, और सूखी और खुरदरी त्वचा पशु की हो जाए, तो ये जो सारे लक्षण हैं वो निर्जलीकरण के, यानी कि पानी की कमी के हैं। और साफ़ पानी का महत्व तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर पशु ने साफ़ पानी नहीं देंगे तो उसमें कई तरह के रोग और कई तरह की बीमारी पशु में आ जाए। खासकर कि भाइयों जो अपनी गाय भैंस हैं वो औसतन जो है 27 से 28 लीटर पानी की उन्हें ज़रूरत पड़ा है, और प्रति किलोग्राम दूध के हिसाब से देखें तो लगभग 3 लीटर पानी की उसने ज़रूरत है। यानी कि जो पशु दूध देने वाले हैं उनमें उनको जो है पानी की और ज़्यादा ज़रूरत है, लगभग 1 लीटर दूध पे 3 लीटर पानी की ज़रूरत है। और साथ में जो हमारे पशुधन है उसमें अगर पशु जो है चारे की मात्रा, उसका गुण जो है पशुओं को लगभग जिस तरह 1 किलोग्राम शुष्क पदार्थ खिलाने पर जो है उसके साथ 3 से 4 किलोग्राम पानी की उसने ज़रूरत पड़ा है। यानी कि जिस तरह अगर हम मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, खनिज लवण दे रहे हैं, सूखा चारा है, तो उसमें जो है पानी की ज़रूरत उसकी और ज़्यादा बढ़ जाए है। और पानी की कमी अगर हमने जांचनी है कि पशु के शरीर में पानी की कमी है नहीं है, तो हम जो है आसानी तो उसकी चमड़ी ने ऊपर उठा कर देखें तो चमड़ी अगर हम छोड़ देंगे तो उसके लगभग 1 सेकंड के अंदर चमड़ी ने वापस अगर अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए तो इसका मतलब पशु में पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर 1 सेकंड के बाद भी जो पशु की चमड़ी है वो सामान्य नहीं होती तो इसका मतलब पशु में पानी की वो कमी दिखा रही है। इसके अलावा निर्जलीकरण जो हो जाए पशु में, की पानी की कमी हो जाए, उसके भी कई सारे लक्षण और हैं जो पशु में हम देख सके हैं और पता लगा सके हैं। तो इसके बचाव खातर एक तो भाइयों जो पानी है वो पशु ने हर समय ज़रूर उपलब्ध करावें, भरपूर पानी देवें, जब तक पशु चाहे उसने पूरा पानी वो पीने देवें, और दिन में कई बार जो है पशु ने पानी दिखावें। जिस तरह गर्मी के दिनों में कम से कम 5 बार जो है पशु ने पानी जरूर देवे, और जो सर्दियों के दिन है उसमें गुनगुना ताज़ा पानी लगभग दिन में 3 बार जरूर देवें, और जब तक पशु पानी पीवे तो उसने आराम से पानी पीने देवें। और एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें पशुपालक भाई कि पानी हमेशा साफ़ सुथरा स्वच्छ रहे। स्वच्छ पानी हमने पशु तक पिलाना है। कई बार क्यों है कि हम जो है डांगर न खोलते हैं और डांगर जो है जोड़ में जाकर फिर जो है पानी पीवा है, तो ये उससे हमने बचना है कि वो जोड़ में जाकर पानी ना पीवा, गरते जो है उसने पूरा उसका पेट भर को ना छिका कर पानी पिलाना हमने, और पानी जो है ताज़ा हो, साफ स्वच्छ रखें, और तभी हम उसने जो है जोड़ में जान देवें। और वातावरण और तापमान का भी जो है प्रभाव पड़ा है पानी के ऊपर, क्योंकि सामान्यतः जो है अगर तापमान ज़्यादा है, खासकर गर्मी के दिन है, तो उस समय जो है पानी पशु ज़्यादा मांग कर है, और कम से कम 5 बार या 6 बार जो है पशु ने दिन में पानी जरूर दिखावें, उन्हें पानी जरूर पिलावें। तो जो पानी है पशुपालक भाई जो है कुछ एक बातों का ध्यान जरूर रखें पशु के पानी खातर। एक तो चारा किस प्रकार का खिलाना लग रहे हैं, सूखा चारा है, अकारा चारा है। दूसरा उसके शरीर के वजन के हिसाब से भी जो है पानी देना है, और तीसरा दूध की मात्रा के ऊपर कि कितना दूध हम पशुधन ले रहे हैं। अगर दूध ज़्यादा दे रहा पशु तो पानी की मात्रा भी हमने उससे ज़्यादा देनी पड़ेगी। यह तो बात करी भाइयों पशुओं के लिए साफ पानी का महत्व। और साथ में भाइयों चर्चा करें प्राकृतिक कृषि, देसी गौमूत्र और लहसुन पानी द्वारा कीट नियंत्रण हम किस तरह कर सके हैं। किसान भाइयों देखो, हम सब प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी और 2025 तक जो है हम प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। और साथ में भाइयों चर्चा करें प्राकृतिक कृषि, देसी गौमूत्र और लहसुन पानी द्वारा कीट नियंत्रण हम किस तरह कर सके हैं। किसान भाइयों देखो, हम सब प्राकृतिक खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें, ताकि जो है आने वाली पीढ़ी और
वो जहरीले खाने से, जहरीले पानी से और जहरीले वातावरण से बचकर वह तो कीटों के नियंत्रण के लिए एक तो देसी गौमूत्र एक जीवाणुनाशक भी है, कीटाणुनाशक है, विषाणुनाशक है और साथ में संजीवक के रूप में भी वो काम कर रहा है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाए जावे हैं। सफ़ेद मक्खी नियंत्रण खातर ये बहुत बढ़िया रवा है। और साथ ही जो 1 लीटर मूत्र जो है वो 10 लीटर पानी में मिलाकर सुबह और शाम के समय इसका स्प्रे करें तो हम कीटों तय समस्या तय छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही बात करें भाइयों लहसुन पानी की, तो लहसुन 200 ग्राम, 100 ग्राम लहसुन, 200 ग्राम गौमूत्र 20 लीटर, बाल्टी 20 लीटर की, यानी कि 20 लीटर पानी में लेकर हमने उसमें जो है 20 लीटर गौमूत्र और 200 ग्राम जो हमने लहसुन मिलाना है। और ये सब प्रकार के जो कीट हैं उनके नियंत्रण खातिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन चूर्ण करके गौमूत्र में मिलाकर 7 दिन के लिए भाई उसने जूट के बैग में ढाँक कर रख दें और 7वें दिन में जो है मार्किन कपड़े थे उसने छान लें, कि बिल्कुल बारीक पतले कपड़े थे उसने छान लें। फिर उसके बाद भाइयों 1 गुना दवाई ने 10 गुना पानी में मिलाकर शाम के समय पौधे में उसका स्प्रे करें। और ये जो है सभी प्रकार के जो कीट हैं उनके नियंत्रण खातर बढ़िया है। साथ ही जो है इसमें हम लहसुन दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन दवा का इस्तेमाल करके भी हम जो है कीटों पर नियंत्रण कर सकते हैं। हींग आधारित दवाई बनाकर भी हम जो है कीटों पर नियंत्रण पा सके हैं। तो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते हुए हम जो है देसी नुस्खे हैं, जो देसी तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके हम जीवाणुनाशक, कीटाणुनाशक, विषाणुनाशक जो है दवाई औषधि बना सके हैं। तो भाइयों ये करी चर्चा प्राकृतिक खेती में देसी गौमूत्र और लहसुन पानी द्वारा कीटों के नियंत्रण पर। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक और इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।